लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्त, सच कहता हूँ दोस्त, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। तो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी मॉडल सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और ये सीरीज दोस्तों आपके एग्जाम तक रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल आपने सही सुना, आपके सीधे क्वेश्चन, यानी आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में जो आप इस मॉडल सीरीज में हल करने वाले हैं। बिल्कुल आपका जो एग्जाम हॉल में जो आपका एग्जाम आता है, जो आपका पेपर होगा, उसी के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सभी इस क्वेश्चन पेपर में शामिल होने वाले हैं। तो ये मॉडल सीरीज तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल हमने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो डाल दिया था और अभी जो नेक्स्ट वीडियो आप देख रहे हो वो सेकंड सीरीज होने वाली है। बिल्कुल सभी सब्जेक्ट के आपको इसी चैनल पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। बिल्कुल, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे एक बात और बता देता हूँ मैं, दोस्तों आप एक मेरी मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो और दोस्तों आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए करो, जिससे मुझे कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा और आपकी भी मेहनत को दोगुना कर दूंगा। क्योंकि आपके लिए आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे मैं भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल मॉडल सीरीज सेकंड होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जी, और जो भी नए बच्चे हैं जो टेलीग्राम चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो वो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाना। क्योंकि जो पीडीएफ नोट्स और जो कुछ मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं वो मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विचार विनिमय की ज्ञान इंद्रियां कितनी होती हैं? जी आपको पता होगा, विचार विनिमय की जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं कितनी होती हैं। आपको बता देता हूँ कि ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। जी, आँख कौन सी होती है? एक तो आँख होती है, ठीक है, आँख होती है, कान होते हैं, कौन होता है? कान होते हैं, और आपकी नाक होती है, ठीक है, और आपकी जीभ होती है जिनसे हम ज्ञान लेते हैं यानी ग्रहण करते हैं। ठीक है, और एक आपकी त्वचा होती है। ठीक है, तो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? 5 होती है। कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। बिल्कुल, तो आपके ऑप्शन दे रखे 2, 3, 6 और 5। तो ये तो सभी का सही हो गया होगा कि मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों का खुद से आंसर देने की कोशिश किया करें जिससे आपका खुद का एनालिसिस होगा। ठीक है, सभी पूछे गए क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जी, सेकंड क्वेश्चन, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। जी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है क्या? मातृभाषा है, राजभाषा है, विदेशी भाषा है या संस्कृत भाषा है? तो बालक में विदेशी कहाँ से आ गई, संस्कृत कहाँ से आ गई, राजभाषा कहाँ से आ गई? बिल्कुल बिल्कुल, आप बता रहे हो ना मातृभाषा, आपको सभी का सही होगा। ये किसी का गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यार्थी गण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां ना करें, इसके लिए क्या आवश्यक है? यानी विद्यार्थी आप टीचर बन जाओगे जब रीट मेंस का एग्जाम देके, तो आप अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा क्या करोगे कि वो लिखने में कोई भी गलतियां ना करे। ठीक है, क्या काव्य का रसास्वादन करेंगे, या क्या कहानी लिखवाएंगे, क्या श्रुत लेखन का अभ्यास कराएंगे या सामूहिक वाचन कराएंगे? सामूहिक वाचन से लिखने से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, रसास्वादन से भी कोई संबंध नहीं है। कहानी लिखवाएंगे, लेकिन कहानी कैसे लिखवाएंगे उनको पता होगा तभी तो लिख सकता है बच्चा, तो नहीं लिख पाएगा। लेकिन आप बोलते जाओगे और बच्चा लिखते जाएगा, आप बोलते जाओगे और बच्चा सुनकर लिखेगा। श्रुत लेखन के अभ्यास से बढ़िया प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल दोस्तों, आप भी ऐसे ही अगर अपने बच्चों की कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो श्रुत लेख के माध्यम से देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? बिल्कुल, जो मौन वाचन किया जाता है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट वाचन होता है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो मौन वाचन में करोगे ना तो इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? कान के सहारे किया जाता है, आंखों के सहारे किया जाता है, जीभ के सहारे किया जाता है, मुख के सहारे किया जाता है?
तो मुख का प्रयोग नहीं होगा, जीभ का भी नहीं होगा, फिर मौन वाचन कैसा रहा, कान का भी नहीं होगा, बिल्कुल आंखों से देखकर मन ही मन में पढ़ा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंखों के सहारे मौन वाचन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कन्फ्यूज में हो जाते हैं। इसमें बहुत से बच्चे कर देते हैं मुख के सहारे, मुख के सहारे करता है, मुख के सहारे कैसे हो सकता है, आंखों से देख के उसमें मनन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आंखों के सहारे। बिल्कुल। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? गद्य के लिए पूछा है। ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि या समीक्षा विधि। तो समीक्षा तो कर ही नहीं सकते, और दोस्तों आपने अगर गद्य पढ़ा ही नहीं तो प्रश्न कहाँ से कर सकते हो। व्याख्या दोस्तों पद्य के लिए की जाती है, तो गद्य के लिए हो जाएगी अर्थबोध विधि। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थबोध। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके 2017 वाली रीट में पूछा गया था। ठीक है, लाइन टू लाइन यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा उनसे वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका ये वाला क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्रम बताना है सीखने का। बिल्कुल, तो आपको मैं बता देता हूँ इसका राइट क्रम क्या होता है। राइट क्रम होता है इसका LSRW। दोस्तों चारों सब्जेक्ट में जो शिक्षण विधि आती है ना, उसमें काम आने वाला है आपका। ठीक है, तो एल से होता है आपका लिसनिंग, लिसनिंग मीन्स होता है सुनना। ठीक है, सुनना। एस मीन्स होता है स्पीकिंग, स्पीकिंग मीन्स बोलना। ठीक है, रीडिंग यानी पढ़ना। ठीक है, राइटिंग मीन्स लिखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन 3 हो ही जाएगा। बिल्कुल, आपको ऐसे ही याद रखना है, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, LSRW। बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। समवाय विधि अधिक प्रभावी है नर्सरी में, माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो समवाय विधि है दोस्तों नर्सरी में नहीं होगी। बच्चे क्या जानते हैं कि समवाय विधि कौन सी होती है। प्राथमिक स्तर पर भी नहीं होगी, उच्च स्तर पर तो ज़्यादा ही हो जाएगी, लेकिन इसकी शुरुआत हो जाएगी माध्यमिक स्तर पर। कब से दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर समवाय विधि की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका जी। पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है, किसमें? हार्वर्ड पाठ योजना में, मूल्यांकन पाठ योजना में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल दोस्तों, आपको पता होगा कि मूल्यांकन की कोई पाठ योजना नहीं होती, तो दोनों तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई होगा नहीं। तो हार्वर्ड की पंचपदी में जिसमें सबसे पहला है प्रस्तुतिकरण। क्या है? प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, इसका यह राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड पाठ योजना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी। निम्न में से भाषा की शिक्षा किस विधि में दी जाती है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा संस्कार विधि या समवाय विधि। तो आगमन निगमन होगा नहीं और समवाय भी नहीं हो सकता, भाषा संस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, भाषा की शिक्षा दोस्तों भाषा संस्कार विधि द्वारा दी जाती है। ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका जी, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा गया क्वेश्चन है, आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया था। कोहनी पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए पुस्तक बाएं हाथ में आंख से कितनी फुट दूरी पर हो? इम्पोर्टेंट है और आपको सीख भी लेनी चाहिए कि आप जब किताब पढ़ते हो तो आपको कितनी फुट की दूरी बनाई रखनी चाहिए। बिल्कुल, आपके ऑप्शन दे रखे हैं जी, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट या 4 फीट। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप किसी भी पुस्तक को रीड कर रहे हो तो आपकी आपकी आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए मेरे मित्र? तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 फीट। ठीक है, अगर आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हो तो आपको कम से कम 1 फीट दूरी तो रखनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है? बिल्कुल, जिसमें अध्यापक सक्रिय व छात्र निष्क्रिय हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। जिसमें छात्र सक्रिय हो अध्यापक निष्क्रिय हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। जिसमें दोनों सक्रिय हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपना आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है आपका, रचना,
कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग और अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह किस विधि में होता है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे कि आप कोई भी कविता पढ़ा रहे हो, कविता में कोई संज्ञा या संधि या सर्वनाम कोई भी व्याकरण का टॉपिक आ गया, तो आपको वहाँ पर वहीं की वहीं व्याकरण के साथ ही उसको समझा देना चाहिए। तो ये कौन सी विधि में प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल 12वीं का राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल समवाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। समवाय विधि में क्या होता है कि कोई भी कविता या गद्य कुछ भी पढ़ा रहे हो आप, तो कोई भी व्याकरण का शब्द आता है तो आपको वहीं की वहीं उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समवाय विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। जी, प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आगमन विधि, व्याख्यान विधि, खोज विधि या प्रयोगशाला विधि। बिल्कुल खोज तो करते ही नहीं थे, आगमन भी नहीं जानते थे, प्रयोगशाला भी नहीं जानते थे, तो व्याख्यान विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपने पता होगा कि गुरुकुलों में अपने शिष्यों को कैसे देते थे? व्याख्या के माध्यम से देते थे, संस्कृत के पाठ पढ़ाते थे और व्याख्या करते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। जी, अगला क्वेश्चन, किसी पाठ का आरंभ व अंत किस स्वर में करना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप किसी पाठ की शुरुआत कर रहे हो तो कैसे करनी चाहिए? मंद स्वर में करें, तेज स्वर में करें या समान स्वर में, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, आप टीचर बनने वाले हो, भावी टीचर हो आप, बस लेकिन गवर्नमेंट होने के लिए आप एग्जाम को दे रहे हो, तो बिल्कुल आप अगर पाठ को पढ़ा रहे हो तो पहले मंद मंद चलो, फिर थोड़ा तेज कर दो, फिर एंड में आकर भी मंद कर दो। यानी मंद मंद चलो, फिर तेज कर दो, फिर तेज करते कम करते लाओ, फिर मंद चलो। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए। तो मंद स्वर होना चाहिए आरंभ में भी और अंत में भी मंद होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुलेख लेखन की प्यास जगाओ। इम्पोर्टेंट अभियान, अगर दोस्तों इम्पोर्टेंट अभियान है, इम्पोर्टेंट अभियान है। आपके इसमें से सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, सुलेख लेखन की प्यास जगाओ योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल, अगर आपको पता होगा तो तेज करण डांडिया, किसने किया था? तेज करण डांडिया ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना है, सुलेख लेखन की प्यास जगाओ, यानी आपकी जो राइटिंग होती है दोस्तों, राइटिंग के सुधार के लिए किसने? तेज करण, किसने दोस्तों? तेज करण जी ने एक अभियान चलाया, सुलेख लेखन की प्यास जगाओ। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल 15 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, आपका आधा पेपर हो चुका है। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं आपके 15 अगले क्वेश्चनों की तरफ। जी, आपका एक पद्यांश दे रखा है, जैसे कि आपके एग्जाम में ऐसे ही आता है, सेम टू सेम आता है। ठीक है, आपके आया हुआ पद्यांश है। ठीक है, वही लेखा हूँ आपके सामने। पहले अगर मैंने आपको दोस्तों एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि पद्यांश को कैसे सॉल्व करें, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। और इसमें भी मैं बताने वाला हूँ कि पद्यांश को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले अपने क्वेश्चनों की तरफ जाना है। बिल्कुल बिना पढ़े, पद्यांश को बिना पढ़े इग्नोर करते हुए क्वेश्चनों की तरफ जाना है। आपका फर्स्ट है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। बिल्कुल देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, कभी किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने नहीं दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। बिल्कुल, ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इनको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं अपने पद्यांश को। ठीक है, पद्यांश क्या कह रहे हैं? अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। क्या बात है। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। क्या बात है। कल्पना में आज तक उड़ते रहे हो तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, गहरी नींद। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। गहरी नींद में क्या? बिल्कुल, गहरी नींद कब आ सकती है? चिंता में होगे तब आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। मृत्यु को प्राप्त करके गहरी नींद आ सकती है? नहीं आ सकती। परिश्रमी होकर बिल्कुल ही नहीं आ सकती। ठीक है, तो इस बेखबर होंगे आप, किसी भी टेंशन में रहोगे तभी तो गहरी नींद आ सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहरी नींद में, इसका आशय हो जाएगा बेखबर होकर सो रहा है और उसको पता ही नहीं है। देखो आप पढ़ के देखोगे ना, अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, उसे कोई टेंशन ही नहीं है इस जगह की।
गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, जगाने आ रहा है, बेखबर होकर सो रहा है, ठीक है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ठीक है, इसका राइट आंसर बेखबर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन क्या है आपका, कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पाताल में, पतन की राह में, जहाँ सूर्य अस्त होता है, या अतल गहराई में। बिल्कुल दोस्तों, आपने अगर ध्यान से दिया होगा तो आपने एक बात सुनी होगी, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा। तो अतल अस्ताचल, अस्ताचल का अर्थ होता है दोस्तों पाताल, तो पाताल में ना जाने के लिए मना कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल, कभी लोगों को कहना क्या, कहाँ जाने के लिए मना कर रहा है, पाताल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जी, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, जो अत्यधिक प्रेरित है, जो बहुत परिश्रमी है, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो जीवन में कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। बिल्कुल आपने सुना होगा, मैंने बता दिया है, जो सो रहे हैं उनको जगाने आ रहा है, उनको प्रेरित करने आ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है जी, ये भी पद्यांश से संबंधित है। बिल्कुल, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बिल्कुल, अतल और अस्ताचल में रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है, या श्लेष है। बिल्कुल आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों बार बार वर्ण आ रहा है, बार बार कौन सा वर्ण आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अस्ताचल, अस्ताचल में भी आ रहा है और अतल में भी आ रहा है। तो अनुप्रास अलंकार की दोस्तों यही विशेषता होती है कि वर्ण 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 की बार बार पुनरावृत्ति हो तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, जो कविता हमने पढ़ी है उसका शीर्षक क्या है, आपको पता ही चल गया होगा। आकाश नहीं है, हर्ष नहीं है, कोलाहल नहीं है, जागृति है, ठीक है। तो जागृति उसको जगाने आ रहा है, सोने के लिए जागृति, सो रहा है ना, उस इंसान को जगाने आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा जागृति। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अवदान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग, अवउपसर्ग, अव या अन। तो दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, बिल्कुल अ नहीं हो सकता, क्योंकि अवधान बना है दोस्तों आपके अव प्लस धान, किससे मिलके बना है दोस्तों, अव प्लस धान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शाश्वत, जो लंबे समय तक चले। शाश्वत का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय तक चले, ठीक है। शब्द का विलोम शब्द पूछा है, ठीक है। तो जागरण हो नहीं सकता, निषेध हो नहीं सकता, विशुद्ध हो नहीं सकता, क्षणिक हो सकता है। नहीं, शाश्वत माने होता है जो लंबे समय तक चले, क्षणिक होता है जो कम समय तक चले, जो एक मोमेंट तक चले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षणिक। बिल्कुल, शाश्वत का विलोम में हो जाएगा क्षणिक जी। थाली का बैंगन, थाली का बैंगन मतलब जैसे कि ये थाली है, ठीक है, ये बैंगन रखा हुआ है आपका, तो थाली को इधर करोगे तो इधर आ जाएगा आपका बैंगन, अगर इधर करोगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि थाली का बैंगन से क्या अर्थ है। मौका पस्त होना, सिद्धांतहीन होना, सिद्धांतहीन तो है ही ना, तो इसका सिद्धांत ये है ना, इसका सिद्धांत ये है, तो ये एक सिद्धांतहीन है। इस वजह से आपको याद रखना पड़ेगा कि जो थाली का बैंगन है वो मौका पस्त होता है, जहाँ मौका मिला वहीं चला जाना, यही जिधर देखा उधर लुढ़का, यानी जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है, कोई इसका सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, दोनों हो जाएंगे, सिद्धांतहीन भी होता है, मौकापस्त भी होता है, तो इस दो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, थाली का बैंगन, जिधर देखा उधर लुढ़क जाना, जिधर लाभ देखा उधर ही लुढ़क जाना जी। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा, पुत्र का पर्यायवाची नहीं है, पुत्र का पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल बताइए, नंदन, गुल, लाल या वत्स। नंदन होता है दोस्तों, आपने सुना होगा जानकी नंदन, लाल भी होता है मेरे लाल, मेरा वत्स पुत्र, ये भी होता है। लेकिन गुल आपने सुना होगा दोस्तों, गुल किसका होता है, बिल्कुल गुल होता है दोस्तों फूल, यानी पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है, गुल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र का पर्यायवाची नहीं है तो गुल हो जाएगा, गुल क्योंकि पुष्प या फूल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जी। मुनि श्रेष्ठ शब्द में समास है, बताइए क्या होगा मुनि श्रेष्ठ शब्द में, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या अधिकरण। दोस्तों मुनि, जो मुनियों में जो श्रेष्ठ, तो मैं किस में आता है दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष में आता है
यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर, ठीक है, तो अधिकरण में आता है में पर, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनियों में जो श्रेष्ठ, बिल्कुल अधिकरण तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल। निम्न में से किस क्रमांक में सही विच्छेद हुआ है? सही संधि विच्छेद देखना है, ठीक है। तो 2 प्लस अभिसंधि, बिल्कुल दोस्तों ये मुझे सही लग रहा है कि दुर्वसंधि, बिल्कुल ऐसे ही होता है, विसर्ग के स्थान पर रा आ जाता है विसर्ग संधि में, तो ये मुझे सही लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। 2 प्लस मति, दुमति, ये नहीं होगा दोस्तों। दुमति 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 में दो कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। ने प्लस धन सही तो है, लेकिन ये मात्रा गलत लगा दी है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। 2 प्लस गंध, दुगंध ऐसे हो सकता, रा आ जाता इस पे तो ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत लिख रखा है, ठीक है। तो ये तीनों गलत हैं, यही सही है, ठीक है। 2 अभिसंधि का दुर्वसंधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है जी। 27वां क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किसमें दोनों पद प्रधान हैं? जी, काला स्याही, नीलो लोहित, मृदमंद या सभी में? बिल्कुल इसमें काला भी है और स्याही भी है, ठीक है। इसमें नीला भी है और लोहित भी है, इसमें मृद भी है और आपका मंद भी है, ठीक है। तो दोनों पद सभी में प्रधान है, तो सभी में हो जाएगा, ठीक है। दोनों पद सभी में प्रधान है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका। निम्न में से कर्मधारय का उदाहरण नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है कर्मधारय का उदाहरण। आपके ऑप्शन दे रखे हैं सुशील, सुनार, सुकांत या सुलक्षण। दोस्तों सुशील में विशेषता बता रहा है, कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषता बताई जाती है विशेष्य की, तो इसमें भी बता रहा है, ठीक है। सुकांत में भी बता रहा है, ठीक है। सुलक्षण में भी बता रहा है, लेकिन सुनार तो एक प्रॉपर शब्द है ना, सुनार जो सोने का काम करता है, बिल्कुल तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय का उदाहरण कौन सा नहीं होगा, सोनार नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। जात रूप, जात रूप किसका अनेकार्थक है? तो ब्रह्मा का नहीं होगा, ईश्वर का नहीं होगा, मानव का नहीं होगा दोस्तों, सोने का जात रूप एक अनेकार्थक शब्द है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन जी, परीक्षित और परीक्षित, परीक्षित और परीक्षित का क्या अर्थ है? फिर दोस्तों परीक्षित का अर्थ होता है जांचा हुआ और परीक्षित का अर्थ होता है नष्ट या भ्रष्ट, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल चुके, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ, बाय बाय।